हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर इनामदार आयुर्वेद एकेडमी। आज हम देखेंगे दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। अब ये नेक्स्ट सिद्धांत है दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बेसिक श्लोक है और आयुर्वेद का बहुत अहम श्लोक है। श्लोक क्या पूरा यही है, आयुर्वेद ही यही है। दोष धातु मल पर ही पूरा आयुर्वेद डिपेंड करता है। जब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और प्रैक्टिस में भी हम लोगों को यही करना है। दोष धातु मल की ही चिकित्सा हम आयुर्वेद में करते हैं। तो इस श्लोक को हम देखेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर में जब हमने लोक पुरुष साम्य सिद्धांत देखा था, उसके अंदर कुछ आप लोगों को होमवर्क देना चाहती हूँ। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के लिए चरक शारी स्थान 5वें अध्याय का एक श्लोक है, 5वें अध्याय के अंदर, जिसमें बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सृष्टि में है और वही सिमिलरली पुरुष के अंदर है। तो जैसे जल है सृष्टि के अंदर, तो शरीर के अंदर जल है, कोई सिक्रेशंस है वगैरह। तो इसको आप लोगों को देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सृष्टि में भी है और शरीर में भी है। तो जब भी हम लोग कोई होमवर्क आपको देते हैं तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है उस होमवर्क को कंप्लीट कर ले या उसको देख ले और उसके साथ ही श्लोक भी याद कर ले। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे अगर लेक्चर ख़त्म होते ही या वीडियो ख़त्म होते ही आप लोग श्लोक याद करेंगे तो 10 मिनट के अंदर 2-3 श्लोक होते हैं, उसको एक्सप्लेन हम लोगों ने किया हुआ होता है, तो फ्रेशली वो आपके माइंड में बैठ जाता है। तो उसको तुरंत याद किया करें तो श्लोक जल्दी याद हो जाएंगे और पूरा वो जो टॉपिक है वो पूरा आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो सिर्फ आप लोग को करना क्या है, एग्ज़ाम के वक्त उसको जस्ट रिवाइज करना है, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से उसके ऊपर आंसर लिख पाओगे। पूरा टॉपिक अगर हम यहाँ पर ले लेंगे हर टॉपिक को तो बहुत लंबे लेक्चर्स बन जाएंगे और फिर आप लोग उतना बोर हो जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता उसको देखने में। तो जो इजी वाला पार्ट है जो आप लोग घर पे कर सकते हैं वो वाला पार्ट हम लोग आपको होमवर्क में दिया करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग होता है दोष धातु मल यही शरीर के मूल हैं या यही शरीर के जड़ हैं। ठीक है, सुश्रुत सूत्र स्थान का पहला श्लोक है इसके ऊपर, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम तस्मात् एतेषां लक्षणम उच्यमानम उपधारया। इसके ऊपर डल्हन की टीका है जिसमें वो कहते हैं कि दोष धातु मल ही शरीर का मूल है, ठीक उसी तरह जिस तरह पेड़ की जड़ ही उसका मूल होती है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और लय, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं। जैसे पेड़ अगर है उसकी उत्पत्ति जड़ की उत्पत्ति पे डिपेंड करती है, जड़ मजबूत होगी तो पेड़ अच्छे से उगेगा। स्थिति उसका जीवन काल, उसका नॉर्मल जीवन काल, स्वस्थ जीवन काल, ये डिपेंड करेगा उसकी जड़ कितनी मजबूत है, वो उसको कितना पोषण दे पा रही है। और तीसरा लय, जब जड़ खत्म हो जाएगी तो पेड़ खत्म हो जाएगा सिंपली। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन चीज़ें पेड़ की अगर देखें तो वो डिपेंड करती है मूल के ऊपर, जड़ के ऊपर। सिमिलरली दोष धातु मल ये भी शरीर की जड़ है जो जिसके ऊपर शरीर की उत्पत्ति, शरीर की स्थिति और शरीर का लय ये डिपेंड करता है। दूसरा श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का, दोष धातु मला मूलम ही सदा देहस्य। दोष धातु मल यही देह के मूल है। इस श्लोक का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है या क्लिनिकल सिद्धांत का, इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें ये सीखना चाहिए। समदोषः समअग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थेति विधीयते। सुश्रुत कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोष धातु और मल शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि स्वस्थ किसको कहेंगे हम, जब दोष सम अवस्था में है, सम यानी प्रॉपर अवस्था में, प्राकृत अवस्था में, सम अग्निश्च जब अग्नि सम है, सम धातुश्च जब धातु प्रॉपर है और जब सम मल क्रिया है, यहाँ पे ल रहेगी मल क्रिया। तो दोष धातु मल और अग्नि जब सम है, प्राकृत है, तभी हम कह पाएंगे कि शरीर स्वस्थ है। तो ये इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है कि जब हम लोग ट्रीटमेंट देंगे तो हमको देखना है कि दोष धातु मल साम्य अवस्था में, सम अवस्था में है या नहीं है। दूसरा, विकार धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। चरक कहते हैं विकार किसको कहते हैं, जब धातु में वैषम्य निर्माण होता है। वैषम्य यानी कि उसमें कुछ कमी या ज़्यादा विषमता आ जाती है, जब वो सम अवस्था में नहीं रहते धातु, तब उसको हम कहेंगे विकार, और जब वो सम हो जाएंगे तो उसको
प्रकृति कहेंगे या स्वास्थ्य कहेंगे। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम, अरोगता। वाग्भट भी वही कहते हैं कि जब रोग होते हैं तो दोष के अंदर विषमता निर्माण होती है, दोष विषम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब दोष सम अवस्था में आ जाएंगे तो प्रकृति या उसको प्राकृत शरीर हम कह पाएंगे। ठीक है, तो ये दोष धातु मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब लॉन्ग आंसर के लिए आता है, ये क्वेश्चन फाइनल में अक्सर आता रहता है। दोष धातु मलमूलम शरीरम श्लोक दिया जाता है या इसके ऊपर सिद्धांत कहा जाता है, दोष धातु मल को सिद्ध कीजिए कि ये शरीर के मूल है, या इनका इंपॉर्टेंस बताइए आयुर्वेद के अंदर। इस तरह से लॉन्ग आंसरिंग के लिए और शॉर्ट आंसरिंग के लिए आते ही आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं इसके ऊपर। तो इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी लॉन्ग आंसरिंग के लिए आएंगे तो आपको ये श्लोक लिखना है, ये कि उसका डेफिनेशन, उसका कहाँ पे बताया गया है कि दोष धातु मल यही शरीर के मूल है। सुश्रुत ने बताया है, अष्टांग ने बताया है, ये हम रेफरेंस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे उसका आयुर्वेदिक में, आयुर्वेद चिकित्सा में महत्व। तो ये महत्व आएगा उसका, समदोषा समाग्निश्चय, ये स्वस्थ की डेफिनेशन है, वो उसमें हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस के अंदर। फिर चरक की ये डेफिनेशन लिखेंगे और वाग्भट की, ये तीनों डेफिनेशंस हम, स्वस्थ की जो डेफिनेशंस है वो हम इसके अंदर लिखेंगे इम्पोर्टेंस के अंदर। फिर एक्सप्लेन किया जाएगा उसको वन बाय वन। अब पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, इस लेक्चर में हम सिर्फ दोष को एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम धातु और मल के बारे में देखेंगे। तो दोष पहले, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर का है दोष। दोष कौन से है, किसको कहेंगे दोष? वायु पित्त कफश चेति त्रयो दोषः समासतः, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है पहले अध्याय का। वायु पित्त कफश चेति, वायु पित्त और कफ ये तीन दोष है शरीर के अंदर। ठीक है, इसकी उत्पत्ति या इसका डेफिनेशन, दोष किसको कहते हैं, ये इसका व्युत्पत्ति, दूषयन्ति इति दोषः, जो दूषित करते हैं उनको दोष कहा जाता है। किसको दूषित करते हैं वो हम आगे देखेंगे। धातु को दूषित करते हैं, शरीर को दूषित करते हैं, तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी ये है कि जो दूषित करते हैं वो दोष है। दोष को बहुत लोग बायो एनर्जी भी कहते हैं। शरीर के अंदर जो एनर्जीज है जिनके ज़रिए काम चलाया जाता है, शरीर का पूरा मैकेनिज्म चलाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं बायो एनर्जी। तो इसको दोष जो है धातु के अंदर हर प्रक्रिया को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हेल्प करते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, दोष के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, आगे आता रहेगा दोष। फिलहाल ये है दूषयन्ति इति दोषः, जो दूषित करते हैं वो दोष हैं। दोष कितने हैं? तीन है, वायु पित्त कफश चेति त्रयो दोषः समासतः, तीन दोष है। कौन से है? वायु और पित्त और कफ। उनकी उत्पत्ति, उनके नाम की उत्पत्ति, दोष कौन है, उनकी डेफिनेशन, दूषयन्ति इति दोषः, जो दूषित करते हैं वो दोष है। और उसका कार्य, दोष का कार्य, विसर्ग आदान विक्षेपैहि सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलः तथा। ये श्लोक हमने पिछले लेक्चर में भी लिया था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम वही श्लोक लेते हैं जो आप लोग बार बार उसको यूज़ कर सकते हो, हर जगह पे उसको लिख सकते हो। तो ये श्लोक भी हमने पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था और यही श्लोक हम इस लेक्चर में, इस सिद्धांत के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोष का कार्य है। दोष क्या कार्य करते हैं शरीर के अंदर, उसको एक संक्षेप में बताया गया है। इतना संक्षेप में दोष का कार्य नहीं है, बहुत काम। दोष शरीर को पूरे चलाते हैं। तो होम्योस्टेसिस जो जिसको हम कहेंगे शरीर का, वो दोषों के ज़रिए चलता है, लेकिन उसको आगे देखेंगे। ये शॉर्ट में अगर हम दोष का कार्य बताएंगे तो वो इस श्लोक में बताया है सुश्रुत ने, विसर्ग आदान विक्षेपैहि सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलः तथा। विसर्ग आदान और विक्षेप का जो कार्य है, जो सृष्टि के अंदर चंद्र सूर्य और अनिल करते हैं, अनिल यानी वायु, वही पूरा काम शरीर के अंदर करते हैं कफ पित्त और वायु, जिससे कि शरीर का धारण होता है। इसको हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में लिया है। विसर्ग किसको कहेंगे, आदान किसको कहेंगे, विक्षेप किसको कहेंगे, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी है और उसको मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको देख लेना। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही दोष के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे धातु और मल। ठीक है, थैंक यू।